जो बेटा डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कानून हैं तो सही, लेकिन घरों में जब रखा जाता है तो वो उनको कई कई तरह की डोमेस्टिक प्रोटेक्शंस जो हैं वो दी जाती हैं। लेकिन अगर आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा हो कि अगर किसी घर में कोई मुलाजिम बच्ची या बच्चा काम कर रहे हैं और घर वालों ने उनकी पिटाई कर दी, तो वो एकदम से सोशल मीडिया पे किसी तरीके से वायरल हो जाता है। जो ही वो वायरल हो जाता है तो जाहिर है कि उसके खिलाफ जो है वो कानून भी एक्टिवेट होगा, उसके खिलाफ एनजीओज भी एक्टिवेट होंगी और बहुत सारे इस तरह के इश्यूज जो हैं वो आएंगे। लेकिन हम चूंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशंस के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस के पर्सपेक्टिव में जो घरों में काम करने वाले मुलाजिम बच्चे और जो खवातीन हैं उनके बारे में डायरेक्टली हमारी डिस्कशन जो है वो अभी नहीं हो रही। लेकिन जो बेसिक कानून है वो जाहिर है कि हमारे पास मौजूद हैं। उनके खिलाफ रिपोर्ट बेटा इस तरीके से होती है कि उसके लिए सबसे पहले तो आपको एविडेंस देना पड़ेगा। रिपोर्ट तभी दर्ज होगी जब कोई एविडेंस होगा, और एविडेंस होने के लिए आपको जैसे पता है कि आजकल काफी सारे केसेस फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर भी बहुत से सर्कुलेट हुए। सोशल मीडिया एक्सप्लॉयटेशंस को एकदम से रिकॉर्ड करता है, किसी हमसाये ने मूवी बनाकर जो वो सर्कुलेट कर दिया। फिर जाहिर है कि जब इस तरह से कोई मामला सामने आता है तो उसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाइयां भी हो जाती हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन बेटा बिफोर वी मूव ऑन? बहुत कम क्या है बेटा? नहीं, बिल्कुल आपकी बात वजह है बेटा, बहुत कम मीडिया पे दिखाया जाता है। मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया कि अगर वो चीज मीडिया पर आ जाए, अदरवाइज बेटा याद रखो कि कानून उस वक्त तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक आपके पास कोई एविडेंस ना हो। और अगर ऑब्वियसली एविडेंस, चाहे वो मीडिया की शक्ल में हो या कोई पर्सनल गवाहियां हो, कोई ऐसी चीज अगर हमारे पास मौजूद हो तो फिर उसके खिलाफ कानून जो है वो एक्टिवेट वो हो जाता है। और डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में भी कानून हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस की नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में जो इश्यूज हैं हम उनको बेसिकली हाईलाइट वो कर रहे हैं। ओके राबिया, आपका क्वेश्चन है बेटा कि लास्ट पॉइंट में दोबारा एलैबोरेट कर दूं। फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव आल्सो मेड लेजिस्लेशंस। ठीक है, सूबाई हुकूमतों ने भी और वफाकी हुकूमत ने भी डिफरेंट कानून बनाए हैं जिसमें 2% कोटा उन्होंने रखा। किस बारे में? फॉर स्पेशल डिसेबल्ड पीपल इन द एम्प्लॉयमेंट, कि वो लोग जो अपाहज हैं किसी भी हवाला से, कि वो या ज़हनी तौर पर भी मफलूज हैं या वो जिस्मानी तौर पर मफलूज हैं, आप उन लोगों को हायर करोगे। दिस वाज एनेक्टेड बाय डिसेबल्ड पर्संस एम्प्लॉयमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑर्डिनेंस 1981। अभी आपको जो मैंने कानून दिखाया था उस कानून के मुताबिक जो डिसेबल्ड पर्सन एम्प्लॉयमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑर्डिनेंस ऑफ 1981 है, उस पर्सन के मुताबिक कानून में 2% कोटा वो मौजूद है। ठीक है, और मैंने आपको एक और चीज भी बताई कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं वो प्रोटेक्टेड क्लास का पार्ट हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि प्रोटेक्टेड क्लास में 4 लोग शामिल हैं। प्रोटेक्टेड क्लास में डिसेबल्ड हैं, विमेन हैं, एबोरिजिनल पीपल हैं और माइनॉरिटीज हैं, अकलियतें हैं। ठीक है, उन सबको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिया जाना जरूरी है। ओके बेटा, वो डिसेबल्ड ऑर्डिनेंस मैंने उसमें जो भी आपको दिखाया था वो कहते हैं कि डिसेबल्ड पर्संस एम्प्लॉयमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑर्डिनेंस 1981 अलॉट 1% कोटा टू डिसेबल्ड। इन 2002, Ministry of Social Welfare and Special Education asked Cabinet Division for 2% quota for disabled person in all ministries। इसकी भी तजवीज़ जो थी वो पेश की गई। नो डाउट डिफरेंट कानून जो हैं वो वक्तन फवक्तन आते रहते हैं, बिल मंजूर होते रहते हैं, आपके लॉज पास होते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट से बदलती हैं तो उनमें तब्दीलियां भी यकीनन रूनुमा वो होती हैं। आगे चलते हैं बेटा एक स्टेप। यहां पे अब हम बात कर रहे हैं इन पाकिस्तान, डिस्पाइट लेबर लॉज मेकिंग ऑब्लिगेटरी टू प्रैक्टिस इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर्स टेक ओवर अंडर सर्कमस्टांसेस एंड एक्सेप्टेबिलिटी। अब ये 2 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं।
एम्प्लॉयर्स कहते हैं कि जनाब हमारे पास सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिन सर्कमस्टांसेस की वजह से हम इन लोगों को हायर नहीं कर सकते। जी शोएब, आपके सवाल के मुताबिक डिसेबल्ड पीपल अगर 2 आ गए हैं, 4 आ गए हैं, तो उनमें भी जो कंपैरिजन होगा वो उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस्ड होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। दूसरी बात कि हमारे यहाँ पर डिसेबल्ड लोगों को कम रखा जाता है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह इलिटरेसी भी है कि लोगों को पता ही नहीं है कि कानून क्या है और उनको किन किन हकूक का तहफ़्फ़ुज़ वो दिया गया है। नंबर 3, हम समझते ये हैं कि शायद जो डिसेबल्ड नहीं है वो ज्यादा काम करते हैं और जो डिसेबल्ड है वो कम काम करते हैं। ये हमारी शॉर्ट साइटेडनेस है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिन इश्यूज के बारे में हमें कॉन्शियस होना है और हम इसीलिए इन सब चीजों को पढ़ भी रहे हैं ताकि हमें अंदाजा लग सके कि कौन कौन सा शख्स एक्चुअली क्वालिफाइड की कैटेगरी में आता है और कौन कौन सा शख्स जो है उसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर करें ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कंप्रोमाइज वो ना हो। दैट वाज द फर्स्ट रीजन कि आपको मैंने शुरू में बताया था, पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। और ये बात याद रखिएगा कि राइट पर्सन जो है वो डिसेबल्ड भी हो सकता है। हो सकता है कि जो डिसेबल्ड पर्सन हो वो ज्यादा कमिटेड हो, जो डिसेबल्ड पर्सन हो वो छुट्टियां कम करे, जो डिसेबल्ड पर्सन है वो जॉब छोड़ के कम जाए। इस तरह के बेटा बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर नजर रखना हमारे लिए जरूरी है। ओके, साइड पे बेटा मैं वापस आ रहा हूं, दोबारा से हम इसको पढ़ते हैं। वो कहता है कि इन पाकिस्तान डिस्पाइट लेबर लॉज मेकिंग ऑब्लिगेटरी टू प्रैक्टिस इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, चाहे कि हमारे यहाँ पर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के कानून मौजूद हैं, एम्प्लॉयर क्या करता है? ये डायरेक्टली आपके सवाल का जवाब भी बन रहा है। एम्प्लॉयर टेक कवर अंडर सर्कमस्टांसेस एंड एक्सेप्टेबिलिटी। एम्प्लॉयर कहता है कि जनाब नहीं जी, मेरे हालात ऐसे हैं, मेरे वाकयात ऐसे हैं, मैं मजबूर हूं, मैं इसको नहीं रख सकता। जी बेटा, बिल्कुल मुमकिन है कि डिसेबल्ड पर्सन भी ज्यादा नॉलेजेबल हो। आपको मैंने बताया नॉलेज की 3 चीजें हैं, नॉलेज में चीज हम काउंट करेंगे, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और एजुकेशन। ठीक है, इस बात को बड़ा क्लियरली याद रखिएगा। ओके, सो एम्प्लॉयर क्या करता है? जी बेटा, जो आपके कानून हैं लीव्स के भी, वो तमाम के तमाम कानून डिसेबल के लिए भी इंप्लीमेंटेड होंगे वैसे ही जैसे कि नॉर्मल के लिए इंप्लीमेंटेड होंगे। डिसेबल को कभी भी कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट अदर देन रिलेटेड टू सपोर्टिंग हिज डिसेबिलिटी वो नहीं दिया जाता। इस बारे में बहुत केयरफुल रहना। अदर देन सपोर्टिंग हिज डिसेबिलिटी, कोई एक्स्ट्रा पर्क, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट, कोई एक्स्ट्रा कंपनसेशन वो डिसेबल को लीगली वो हम नहीं देते हैं। नहीं बेटा, चाइल्ड लेबर पूरी दुनिया में है, ये बात आपकी मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर है। बेटा चाइल्ड लेबर पूरी दुनिया में है, लेकिन सिस्टमैटिकली स्पीकिंग वहां पर चाइल्ड लेबर की जो सूरत हाल है वो रिलेटिवली बेटर है, मैं ये मान सकता हूं। लेकिन चाइल्ड लेबर पूरी दुनिया में है, अफ्रीकन कंट्रीज बेशुमार हैं, एशियन और कंट्रीज बेशुमार हैं, हर जगह पर चाइल्ड लेबर किसी ना किसी तरीके से वो मौजूद है। ठीक है, और बेशुमार तरह की एक्सप्लॉयटेशन विमेन की भी है, माइनॉरिटीज की भी है, चाइल्ड लेबर की भी है, डिसेबल्ड की भी है। तो प्रोटेक्टेड क्लास के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं और उसके अलावा जो चाइल्ड लेबर है, इन सब की बेटा एक्सप्लॉयटेशन पूरी दुनिया के अंदर है। एक्सेप्टेबिलिटी एंड सर्कमस्टांसेस का मतलब ये होता है एक्सेप्टेबिलिटी का और सर्कमस्टांसेस का बेटा मतलब ये है कि एम्प्लॉयर ये कहता है कि मेरे हालात ऐसे हैं, देयरफॉर मैं इन लोगों को नहीं रख सकता। ठीक है, तो वो ये बहाना बनाता है। दिस इज बेसिकली वो एक बहाने को उन्होंने टर्म दी हुई है, लीगल टर्म है सर्कमस्टांसेस एंड एक्सेप्टेबिलिटी। नहीं बेटा, वहां पर भी एक्सप्लॉयटेशन शोएब बहुत ज्यादा है। आप ये मत समझिए कि यूरोप और अमेरिका में सिर्फ जन्नत है, वहां पर बेपनाह एक्सप्लॉयटेशन है मेरा बेटा। सिर्फ बात इतनी सी होती है कि
चूंकि वो डेवलप्ड नेशंस हैं तो वहां पर रिलेटिवली जो सिस्टमैटिक करप्शन है वो कम है, रिलेटिवली वहां पर तहफ्फुज शायद ज्यादा अवेलेबल होता है। लेकिन एक्सप्लॉयटेशन की जहां तक आप बात कर रहे हो, वो मेरा बेटा अमेरिका में बेशुमार। अभी आपने जैसे अमेरिका के अंदर वो ब्लैक्स का केस देखा, ठीक है, कि एक ब्लैक को जिस तरह उन्होंने मर्डर किया पुलिस वालों ने, उससे मूवमेंट्स एक्टिवेट हुई। तो बेटा ब्लैक्स जो चिल्ड्रन है उनकी बेशुमार एक्सप्लॉयटेशन, इवन व्हाइट चिल्ड्रन की भी एक्सप्लॉयटेशन डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में वो बेटा बहुत होती है। आप कभी मत ये समझना कि दुनिया के बकिया ममालिक जन्नत है और सिर्फ यहाँ पर जो है मसाइल है। जी बेटा, अल्लाह ताला रहम करे सबके ऊपर। वी हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस कि ये चीजें हमें क्या क्या नुकसान जो हैं वो दे रही हैं। आप काइंडली वापस स्लाइड पर आ जाइए। ओके, थैंक यू फॉर द स्टैटिस्टिक्स जो अभी शोएब ने डिस्कस किए कि 150 मिलियन चाइल्ड लेबर। बेटा ये 150 मिलियन जो है ना ये रिपोर्टेड हैं, ये बात याद रखना। 150 मिलियन ये वो चाइल्ड लेबर हैं जो रजिस्टर्ड हैं और रिपोर्टेड हैं। जो रियल फिगर्स होती हैं वो इससे बहुत ज्यादा होती हैं। ओके, वापस आ जाओ बेटा स्लाइड पर। अब एम्प्लॉयर स्लाइड के मुताबिक क्या सरकमस्टांसेस और एक्सेप्टेबिलिटी वो ढूंढता है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयर ये कहता है कि women are even not considered for selection and interview on several grounds। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे होता है। Women are even not considered for selection and interview on several grounds। They cannot stay in office late, ये बात की जाती है। They quit their job after marriage, ये डिस्कशन की जाती है। They give more time to their children। They cannot move from one place to another, उनकी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। घर के मसाइल होते हैं, रिश्तेदारियों के मसाइल होते हैं, इजाजत नहीं मिलती। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयर कहता है कि जनाब मैं इन लोगों को नहीं रख सकता हूं। सेकेंड पॉइंट देखो, वो कहता है कि इन पब्लिक सेक्टर delaying tactics of writing ACR। ACR stands for Annual Confidential Report। ठीक है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट होता है 10-12 पेजेस का। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लोगों की प्रमोशन, लोगों का इंक्रीमेंट, ये सब कुछ डिसाइड होगा। इस डॉक्यूमेंट में जो उनकी साल भर की परफॉर्मेंस है उसे काउंट किया जाता है। उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं ACR, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। सो यहां पर वो अब एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं स्लाइड में कि इन पब्लिक सेक्टर डिलेइंग टैक्टिक्स ऑफ राइटिंग ACR डिप्राइव्ड एलिजिबल एम्प्लॉइज फ्रॉम टाइमली प्रमोशन, thus violating EEO। अब एम्प्लॉयर क्या करेगा कि वो उनकी वक्त पर ACR नहीं बनाएगा, जानबूझकर डिले करेगा। उससे क्या होगा, एम्प्लॉइज के जो हकूक हैं वो मुतासर होंगे। आगे वो कहते हैं कि कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स आर आल्सो हर्डल फॉर डिस्क्रिमिनेटेड वर्कर्स टू परस्यू देयर केसेस अंडर प्रिवेलिंग लॉ। ठीक है, अगर वो कानूनी कार्रवाई करना भी चाहें जो वर्कर्स हैं तो उनके ऊपर टाइम बहुत लगता है, उसके ऊपर पैसा बहुत लगता है और वो नहीं कर पाते, देयरफॉर उनको तहफ्फुज नहीं मिलता। आगे वो कहते हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन आल्सो प्रिक्लूड लेबर टू क्लेम देयर लीगल राइट गिवन अंडर लॉ। ठीक है, जो हमारा तबका है मजदूर तबका है, चाइल्ड लेबर भी है, मजदूर तबका भी है, उन लोगों को चूंकि उन्होंने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको अपने हकूक का पता नहीं होता है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि वो कानून तक उस तरह से रसाई हासिल नहीं कर सकते। HR and line managers are not educated and aware of equal employment opportunity laws। और हमारे यहाँ पर बहुत से, इवन हमारी लोकल एनवायरनमेंट में भी, गुजरांवाला में, सियालकोट में, गुजरात में, इस गोल्डन ट्रायंगल में, फैसलाबाद चले जाओ, वहां पर बेशुमार कंपनीज के अंदर जो लोग भी काम कर रहे हैं बेटा, उन HR के लोगों को या उन मैनेजर्स को भी नहीं पता होता कि असल लेबर लॉज हैं क्या और कहां कहां पर कौन कौन सी एक्सप्लॉयटेशन वो आ रही है। चौथा पॉइंट बेटा आप कह रहे हो आपको समझ नहीं आई, लिखा हुआ है लैक ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन आल्सो प्रिक्लूड लेबर टू क्लेम देयर लीगल राइट गिवन अंडर लॉ। कि जो वर्कर्स हैं वो चूंकि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो लोग उस तरीके से अपने हकूक का तहफ्फुज वो नहीं कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन बेटा बिफोर वी मूव ऑन?
ओके, इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर फिल्ड थ्रू रेफरेंसेस। ये तो बड़ा टिपिकल सा बेटा सीन है जिसका आप सबको भी अंदाजा होगा। एथनिसिटी, कौन किस सेक्ट कास्ट से है, रीजनल बिलोंगिंग, कौन पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, एंड एलएमएनआई, किस इदारे से वो पढ़ा लिखा है, ये सारी चीजें, ये सब बातें आपके सिलेक्शन में वो काउंट की जाती हैं। इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कंडीशन, लोगों को जो हालात दिए जाते हैं काम करने के, women are also victims of sexual harassment, वहां पर कई तरह की harassment, exploitations जो हैं वो भी मौजूद हैं। No separate or adequate facilities for women, खवातीन को उस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, and lack of facilitation for disabled people, ये सब चीजें मौजूद हैं। अभी आतिश ने बेटा सवाल पूछा है, जी बेटा आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। आपके जो लिटरेसी प्रोग्राम्स होने चाहिए, लोगों को उनके हकूक के बारे में पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि ये मॉर्निंग शो या कोई टेलीविजन चैनल हो, इसके ऊपर पम्फलेट्स, ब्रोशर्स ये भी प्रिंट करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, सो दैट दे कुड नो कि उनके असल हकूक वो क्या हैं। आई हाईली अप्रिशिएट योर पॉइंट। ओके, अब बेटा हमारा टॉपिक जो शुरू हो रहा है, इट इज रिलेटेड टू द सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब होता है कि जेंडर से रिलेटेड, आप चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जेंडर से रिलेटेड किसी भी हवाले से अगर आपसे कोई ऐसी फेवर डिमांड की जाए जो फेवर जॉब से रिलेटेड नहीं है, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट में काउंट की जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर खवातीन हिजाब वियर कर रही हैं और उनसे डिमांड किया जाए कि जी आप जो है वो मॉडर्न ड्रेसिंग में आए, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगी, सेक्सुअल हरासमेंट होगी। अगर मर्दों की दाढ़ी है, उन्होंने रिलीजियस लिबास पहना हुआ है, शलवार कमीज पहनी हुई है और आप से डिमांड कर रहे हो कि जी आप क्लीन शेव करके आए, हरासमेंट होगी। ठीक है, तो याद रखो कि सेक्सुअल हरासमेंट किसी भी जेंडर के हवाला से कोई भी ऐसी चीज डिमांड करना कि जिसमें जॉब रिलेशनशिप किसी भी तरह का शामिल वो ना हो। अब सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन वो बयान करता है कि अनवेलकम सेक्सुअल एडवांसेस, जिसमें कि जेंडर रिलेटेड आपने उस चीज को अलाउ नहीं किया और वो आपसे डिमांड किया जा रहा है, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर एंड अदर वर्बल और फिजिकल कंडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल नेचर दैट टेक्स प्लेस अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, कि जिसमें किसी भी हवाले से एक्सप्लॉयटेशन पाई जाए, उस सब को हम सेक्सुअल हरासमेंट के कानून के तहत वो डील करेंगे। इसमें अब क्या कुछ हो सकता है, वो कहते हैं कि सबमिशन टू सच कंडक्ट इज मेड आइदर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली a term or condition of an individual's employment। जैसे आपको मैंने बताया कि जी एक शख्स की दाढ़ी है और आप उससे डिमांड कर रहे हो कि जनाब आप कल से क्लीन शेव करके आए, तो ये चीज आपकी हरासमेंट में आएगी। Submission to or rejection of such conduct by an individual is used as the basis for employment decision affecting such individual। आपने डिमांड अपने वर्कर्स एम्प्लॉय से ये किया कि जनाब जब तक आप जेंडर रिलेटेड इस इशू को टैकल नहीं करेंगे, हम आपको नौकरी नहीं देंगे, तो ये भी हरासमेंट का पॉइंट बन गया। उसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई गाली गलौज हो रही है, कोई वहां पर गलत किस्म की बातें की जा रही हैं, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, कोई ऑफेंसिव वर्क एनवायरनमेंट है, आप किसी को पिन पॉइंट करके उसको टॉन्ट्स कर रहे हो, तो ये सब चीजें भी आपके इंटिमिडेटिंग एनवायरनमेंट, ऑफेंसिव वर्क एनवायरनमेंट और हरासमेंट के अंदर आती हैं। और इन तमाम के खिलाफ जो कानून है वो मौजूद है। ओके, जो ड्रेस कोड्स होते हैं बेटा, वो ड्रेस कोड्स शुड बी यूनिफॉर्म। जो मेन का ड्रेस कोड है वो मेन के लिए यूनिफॉर्म है, जो फीमेल्स का ड्रेस कोड है वो फीमेल्स के लिए यूनिफॉर्म है। ठीक है, सो आप ड्रेस कोड को भी जब डिफाइन करते हो तो उसके अंदर भी आपको बड़ा क्लियरली ये बात सोचनी पड़ेगी कि उस ड्रेस कोड में भी किसी भी किस्म का मजहबी एस्पेक्ट, किसी भी किस्म का फिरका वाराना एस्पेक्ट, किसी भी किस्म का नेशनलिटी का एस्पेक्ट वो शामिल ना हो। अगर ऐसा कोई चीज शामिल होगी तो वो डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट में काउंट होगी। और जहां तक ताल्लुक यूनिफॉर्म का है, तो इवन यूनिफॉर्म भी बेटा जो होता है वो भी अप्रूव्ड होना चाहिए। नहीं बेटा, मेल और फीमेल दोनों के केसेस में जो हरासमेंट के इश्यूज हैं वो हाईलाइट होते हैं और कानून में दोनों का तहफ्फुज वो इक्वली मौजूद है। ठीक है, अब वेमेन को चूंकि हम प्रोटेक्टेड क्लास में भी शामिल करते हैं, तो इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस बाज़ औक़ात प्रिविलेज आपको ये लगता है कि शायद उनको मिल रहा है,
लेकिन जहां तक ताल्लुक कानून की है तो बेटा कानून के अंदर मेन एंड वुमेन बोथ आर equal and both are having same rights related to the harassment policies. Implementation का बेटा ना होना is basically the factor of systematic corruption. ठीक है, आपको चूंकि यहाँ मैं थ्योरी कवर करवा रहा हूं तो जो इंप्लीमेंटेशन बेटा होती है ना वो सिस्टमैटिक करप्शन है. आप सिस्टमैटिक करप्शन को कम करना शुरू कर दें, आपकी इंप्लीमेंटेशन बेहतर होनी शुरू हो जाएगी. इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली का बेटा मतलब होता है कि वो चीज वाजिया तौर पर बताई जाए या इवन वाजिया तौर पर ना बताई जाए. एक और चीज मैंने कल आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया था कि आप लोगों की जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है इट शुड ऑलवेज बी इन इंग्लिश. आप यहाँ पर टाइपिंग कर रहे हो, इंग्लिश के अलावा बेटा मैं आपको अब आपके सवालों का जवाब वो नहीं दूंगा. ठीक है, ये आपकी जो हैबिट है जिसमें कि आप ये उर्दू इंग्लिश में टाइप कर रहे हो बेटा, इसको आप प्रोफेशनली कम करने की कोशिश करें. ओके, अब यहां पर जैसा आपको मैं स्लाइड पर यहां पर जिक्र कर रहा हूं कि स्लाइड के ऊपर वो मेंशन कर रहा है कि सेक्सुअल हरासमेंट के हवाले से ही जो अदर फॉर्म्स ऑफ हरासमेंट हैं वो हरासमेंट है इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ रेस, इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस हरासमेंट एज वेल. ठीक है, अगर आप किसी शख्स को नमाज पढ़ने नहीं देते हो तो ये भी बेटा हरासमेंट होगी. आपने किसी पर्टिकुलर रेस के बंदे को रखा या किसी एक पर्टिकुलर रेस के बंदे को आपने तंग किया तो वो भी हरासमेंट होगी. जैसा पर्टिकुलरली अमेरिका में अभी आप ब्लैक्स का जो मसला खड़ा हुआ है इसको आप विजुअलाइज कर रहे हो. अब आपको पता है कि ब्लैक्स के केस में अमेरिका के अंदर भी ये प्रॉब्लम आज का नहीं है. जब से गुलाम बनाकर उन्होंने ब्लैक्स को लाना शुरू किया अमेरिकन सॉइल के ऊपर, तब से जो राइट्स थे ब्लैक्स के वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. ठीक है, और ना कि सिर्फ ब्लैक्स के राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं बल्कि जो कलर्ड लोग हैं जैसे हम लोग हैं, हमारे राइट्स भी जो हैं वहां पर वो कई हवालों से एक्सप्लॉइट वो होते हैं. तो जो व्हाइट सुप्रीमेसी की वहां पर जो एक मूवमेंट है वो लोग कलर्ड को, ब्लैक्स को वो पसंद नहीं करते, उनको बुरा भला कहते हैं. तो ये सारे के सारे इश्यूज बेटा आपके हरासमेंट में काउंट वो हो रहे होंगे. अब हमारे पास कुछ सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जो जेंडर बेस्ड हरासमेंट होती है उसकी कुछ हमारे पास टाइप्स हैं. सबसे पहले टाइप बेटा हमारे पास आ रही है दैट इज नोन एज क्विड प्रो क्यो हरासमेंट. क्विड प्रो क्यो हरासमेंट का मतलब होता है रिजेक्टिंग अ सुपरवाइजर्स एडवांसेस एडवर्सली अफेक्ट्स द एम्प्लॉइज टेंजिबल बेनिफिट्स सच एज रेजेस और प्रमोशन. ब्रेक बेटा ऑलरेडी हो जाती है जब आपका जूम की मीटिंग ऑफ होती है, इसलिए ब्रेक का कोई खास जरूरत नहीं आ रही. दूसरी बात कि आप आराम से घर पे बैठे हुए हो, सुकून से बैठकर लेक्चर को सुन रहे हो, साथ एक चाय का कप रखो, पानी का गिलास रखो, इंशाल्लाह आपको काफी एनर्जी उसमें फील होगी. वापस आते हैं बेटा अपनी डिस्कशन में. सेक्सुअल हरासमेंट में अब हमारे पास जो पहली टाइप आ रही है, जियोजैर ऑर्गेनाइजेशंस में इन तमाम केसेस को एचआर मैनेजर वो रिस्पॉन्सिबल होता है लुक आफ्टर करने के लिए. उसके अलावा एक और जॉब आपको इवन गुजरांवाला के ऑर्गेनाइजेशंस में भी मिलेगी, उसे हम कहते हैं आईआर एक्सपर्ट. आईआर स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्सपर्ट. ठीक है, आमतौर पर ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का बंदा होता है ये वकील होता है, लॉयर होता है, और इसके पास टेक्निकल नो हाउ भी होता है कि किस तरीके से डिफरेंट केसेस को डील वो करना है. तो आईआर ऑफिसर, एचआर मैनेजर, दीज आर द पीपल जो इन तमाम इश्यूज को लुक आफ्टर वो करेंगे. ओके बेटा, अब स्लाइड पर वापस आते हैं. वो कहता है कि क्विड प्रो क्यो रिजेक्टिंग अ सुपरवाइजर्स एडवांसेस एडवर्सली अफेक्ट्स द एम्प्लॉय टेंजिबल बेनिफिट्स सच एज रेजेस और प्रमोशन. अब ये बात भी क्लियरली जहन में रखिएगा कि हरासमेंट की तमाम तर पॉलिसीज मस्ट बी रिपोर्टेड. ठीक है, मस्ट बी कम्युनिकेटेड. और हरासमेंट केसेस जो हैं वो भी जब तक रिपोर्ट बैक नहीं होंगे तब तक उनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन एक्शन नहीं ले सकती. देयरफॉर हरासमेंट केसेस को रिपोर्ट करवाने के लिए भी हमारे पास कंप्लेंट बॉक्सेस होते हैं. ठीक है,
नहीं बेटा, ये जो ब्लैक्स को टारगेट किया जा रहा है, चाहे बाराक ओबामा वाज आल्सो ब्लैक, ये ब्लैक्स को जो टारगेट किया जा रहा है ये आज की बात नहीं है, ये शुरू से, जब से ब्लैक्स का इन्वेजन हुआ उधर अमेरिकन सॉइल के ऊपर, तब से ही, जब से उनको गुलाम बनाया गया, एक्सप्लॉयटेशन चल रही है। सो एक प्रेसिडेंट के ब्लैक हो जाने से ये मतलब नहीं होगा कि वहां पर ब्लैक्स की एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, बट आइदर केस इस वक्त मैं अमेरिकन इकोनॉमी और सोसाइटी को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एचआर रिलेटेड टू पर्टिकुलरली पाकिस्तानी एनवायरनमेंट। ओके बेटा, क्विड प्रो क्यो हरासमेंट अभी आपसे मैंने डिस्कस किया। अगला पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है बेटा वो है होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय सुपरवाइजर्स। इसमें वो कहते हैं कि बिहेवियर्स दैट substantially affect an employee's emotional and psychological ability to the point that they affect the employee's ability to continue with the employee's job। ठीक है, अगर आप किसी की ब्लैकमेलिंग कर रहे हो, अगर आप किसी को इमोशनली एक्सप्लॉइट कर रहे हो डिफरेंट कमेंट्स के साथ, डिफरेंट जेस्चर्स के साथ, तो ये चीज भी बेटा होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट में काउंट होगी, विच इज आल्सो काउंटेड एज सेक्सुअल हरासमेंट इशू। और इसके खिलाफ जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के पास पॉलिसीज भी होती हैं और इसके कानूनी प्रोटेक्शन भी वो मौजूद है, इवन पाकिस्तान में भी। उसके बाद बेटा हमारे पास पॉइंट आ रहा है होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय कोवर्कर्स और नॉन एम्प्लॉइज। जैसे कस्टमर्स हैं, सपोज एक कस्टमर सर्विस सेंटर है, कस्टमर सर्विस सेंटर में कस्टमर आकर किसी जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको वो एक्सप्लॉइट करता है, तो उस चीज को भी हरासमेंट पॉलिसी के तहत डील वो किया जाएगा। इमोशनली एक्सप्लॉयटेशन का मतलब बेटा कई हवालों से हो सकता है। इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन में किसी को नजरअंदाज करना, किसी को बुरा भला कहना, किसी को तनकीद का निशाना बनाना, किसी को बुरे अल्फाज से पुकारना, किसी को जो एक असाइनमेंट अगर आपने ग्रुप में किसी को देनी है तो एक बंदे को असाइनमेंट देना, दूसरे को असाइनमेंट ना देना, इस तरह के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन में काउंट वो हो जाते हैं। और कोई क्वेश्चन बेटा? ओके, अब एम्प्लॉयर जो है वो किस तरीके से मिनिमाइज करे लायबिलिटी इन सेक्सुअल हरासमेंट क्लेम्स को, कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस तरह के मसाइल ना हो। उसके लिए बेटा कुछ पॉइंट्स देख लो। सबसे पहली चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि टेक ऑल कंप्लेंट्स अबाउट हरासमेंट सीरियसली। ठीक है, आपको कंप्लेंट बॉक्स में या ईमेल के जरिए या किसी बंदे ने इन पर्सन आकर आपको कोई रिपोर्ट किया है तो उसको आप बहुत सीरियसली वो पिक करें इशू को और फौरन एड्रेस करें। उसके बाद वो कहते हैं कि इशू अ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी स्टेटमेंट कंडेमिंग सच बिहेवियर। तो आपके पास एक ऐसा पॉलिसी डॉक्यूमेंट पूरा होना चाहिए जिसमें कि जो भी शख्स हरासमेंट करे, जो भी शख्स एक्सप्लॉयटेशन करे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये सब बातें उसमें दर्ज हों। उसके बाद इन्फॉर्म ऑल एम्प्लॉइज अबाउट द पॉलिसी एंड ऑफ देयर राइट्स। हर बंदे को उसके हकूक का भी पता हो। डेवलप एंड इंप्लीमेंट अ कंप्लेंट प्रोसीजर। लोग किस तरीके से अपनी शिकायत रिकॉर्ड करवाएं, ये सब चीजें भी वहां पर मेंशन्ड हो। Establish a management response system that includes an immediate reaction and investigation by senior management. इसके ऊपर आपका जो पूरा एक मैकेनिज्म है वो डेवलप भी होना चाहिए और शेयर्ड भी होना चाहिए। And last but not the least point is कि begin management training sessions with supervisors and managers to increase their awareness of the issue। तो लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाए कि वो अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए किस तरीके से अमल दरामद वो कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है, आपकी स्लाइड में आपका ऑथर लिख रहा है कि डिसिप्लिन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज इन्वॉल्व्ड इन हरासमेंट
अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो उसके फौरी तौर पर चेक्स एंड बैलेंसेस उसके ऊपर लगे। कीप रिकॉर्ड, आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि जितनी भी कंप्लेंट्स फाइल हुई, इन्वेस्टिगेशंस हुई, जो एक्शंस लिए गए, ताकि हम उनको फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए प्रेसिडेंट्स बना सकें, वो सब मौजूद हो। कंडक्ट एग्जिट इंटरव्यू, अगर कोई आपको छोड़कर जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई आपकी कंपनी को छोड़कर जा रहा है तो आप उसका एग्जिट इंटरव्यू कंडक्ट करें, ये जानने के लिए कि लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं। हो सकता है कि उसके पास कोई ऐसी कंप्लेंट हो जो कि वो बता नहीं सका, या उसने कंप्लेन की और आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तो एग्जिट इंटरव्यू, लोग जब छोड़कर जाएं तो उनसे इंटरव्यू लेना चाहिए ताकि वो जाते जाते दूसरों का भला वो कर दें। इसी तरह बेटा, रीपब्लिश द सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी पीरियडिकली, हर 6 माह बाद, हर 3 माह बाद सपोजिटली आप एक पब्लिकेशन लेकर आते रहो जिसमें के पॉलिसी मैटर के तौर पर डिस्कस किया जाए कि किस तरीके से हरासमेंट हो सकती है और किस तरीके से आप इनको अवॉइड कर सकते हो, और अगर कोई हरासमेंट हो तो उसकी कंप्लेंट आपने किस तरीके से फाइल वो करनी है। इसी तरह बेटा, एनकरेज अपवर्ड कम्युनिकेशन थ्रू पीरियोडिक रिटन एटीट्यूड सर्विस, लोगों के सर्विस कनेक्ट किए जाएं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हॉटलाइंस बनाई जाएं, सजेशंस बॉक्सेस हो, कंप्लेंट बॉक्सेस हो, और फीडबैक के प्रोसीजर्स जो हैं वो वेल इंप्लीमेंटेड, वेल इनकॉर्पोरेटेड वो होने चाहिए। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो काइंडली पूछ लीजिएगा चैट रूम में। ओके बेटा, हमारा जो सेशन है ये 1 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा और हम अपने नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे, दोबारा से इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। यहां पर आप लोग एक कंप्लेंट मैकेनिज्म वो देख रहे हो। जी बेटा, आज ही हम ज्वाइन करेंगे अपने अगले एक और सेशन को। हमारा सेशन 40 मिनट की ड्यूरेशन का होता है, 40 मिनट के बाद हमारा सेशन एक्सपायर हो जाता है, इसलिए हमें बार बार कनेक्ट होना पड़ रहा है। अच्छा बेटा, इस वक्त जो आपके सामने स्लाइड दर्ज है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन अंडर एडीए। बिकॉज बेटा जो जूम हमें फैसिलिटी दे रहा है वो 40 मिनट का सेशन दे रहा है, दैट इज द रीजन। आप साइड पर बेटा वापस आ जाओ। एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन अंडर एडीए, एडीए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट। अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट के जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट काफी हद तक सिमिलर है हमारे जो पाकिस्तान में डिसेबिलिटी का कानून है उससे। देयरफॉर मैंने उसको यहां पर लिखा हुआ है, ये स्लाइड आपकी बुक से मैंने पिक की है पर्टिकुलरली। सो अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट में एडीए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट। जो पाकिस्तान का डिसेबिलिटी एक्ट है वो भी आपको मैंने दिखाया था। यहां पर जब हम जो स्लाइड पर देख रहे हैं वो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में जो डिसेबिलिटी एक्ट है उसकी बात हो रही है, ठीक है। ओके बेटा, आपको रीजॉइन करना है प्रीवियस लिंक के जरिए ही। मैं सेशन अपना ये ऑफ कर रहा हूं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।